जय हिंद। इस वीडियो के अंदर हम तुगलक वंश को समझने वाले हैं। तुगलक वंश का इंट्रोडक्शन मैं पिछली वीडियो के अंदर दे चुका हूँ, तो इस वीडियो के अंदर डायरेक्ट तुगलक वंश को शुरू करेंगे बिना किसी इंट्रोडक्शन के लिए। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इसका बेटा था जौना खान। पिछली वीडियो में एक गलती हो गई थी मुझसे, मैंने जौना खान को गलती से जूना खान कह दिया था। अगर आप नोट्स वगैरह बनाते होंगे या फिर अगर आप याद रखे होंगे तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। जूना खान नहीं, वो जौना खान था। जौना खान को हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। ये गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी था। जब गयासुद्दीन तुगलक था, जब वो सत्ता संभाल रहा था, तब वो एक गरीब शासक था, तो उसको पैसे की ज़रूरत थी। तो ये अपने बेटे जौना खान को तेलंगाना में भेजा और तेलंगाना के अंदर जौना खान बहुत सारा पैसा लेकर के वापस आया। गयासुद्दीन तुगलक खुश हुआ। ये तेलंगाना वही तेलंगाना है जहाँ से कोहिनूर हीरा निकला था। एक आधुनिक मतलब अभी कुछ साल पहले ही मरे, कोरोना काल में मरे थे, एक लेखक थे राहत इंदौरी जी। राहत इंदौरी जी का एक शेर है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। मैं उन्हीं की शैली में बोलता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और बीत गई है उम्र सारी, और बीत गई है उम्र सारी, जिनकी पत्थर तोड़ने में अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। ये एक अच्छी कविता थी, मुझे याद हो गई अच्छे से तो मैंने आपको सुना दिया। चलिए, अब जौना खान ख़त्म होता है। और एक और चीज़, निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी था और गयासुद्दीन तुगलक जौना खान के समय में भी था। ये निजामुद्दीन औलिया ना, आप समझ सकते हैं एक टाइप का स्मगलर टाइप था, या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरह का चोर था जो कि सरकार के पैसे को चुराता था, अपना घर बनवाता था, अपने घर में पैसा रखता था। तो निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा था कि जनाब, मेरे घर पे 10 दरवाजे हैं। इस 10 दरवाजे का मतलब था कि मेरे पास बहुत सारा सोना, हीरे जवाहरात, पैसे हैं। पर अलाउद्दीन खिलजी तो राजा थे, उनको इसके तरफ एक्शन लेना चाहिए था। पर अलाउद्दीन खिलजी अपनी सत्ता संभाल रहे थे। उस समय सत्ता थोड़ी बिगड़ सी रही थी, इसलिए उनको ज़्यादा समय देना पड़ रहा था उसके अंदर, इसीलिए वो निजामुद्दीन औलिया का कुछ नहीं कर पा रहे थे। पर गयासुद्दीन तुगलक, अब जब ये बंगाल आक्रमण से वापस आएगा तब निजामुद्दीन औलिया आएगा। पहले बंगाल आक्रमण समझते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जौना खान के लौटने के बाद बोला कि अब हम बंगाल में जाएंगे, जहाँ के आज ममता बनर्जी हैं। तो बंगाल आक्रमण में बोला कि बंगाल से हम वहाँ रहेंगे नहीं, वहाँ का पैसा लूट करके वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये गरीब थे। तो जब वो पैसा लूटने गए बंगाल के अंदर, तो देखिए बंगाल के अंदर कुछ खास पैसा ही नहीं है। सच में आज भी बंगाल के पास ज़्यादा पैसा नहीं है। बंगाल का है, वहाँ देखे सब लोग चूड़ा खा रहे हैं, कोई मिठाई बन रहा है अच्छी खासी, वो मिठाई का गढ़ है। कलकत्ता गए थे ना, वहाँ की राजधानी है। और कलकत्ता पहले से एक प्रसिद्ध शहर था और बहुत पहले का बसा हुआ कोलकाता शहर है। तो कोलकाता में गए, कुछ खास मिला नहीं, चूड़ा खा के आ गए। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। बंगाल आक्रमण के बाद इनको काफ़ी अफसोस हुआ, क्योंकि फौज लेके गए थे, लूटना जो था तो फौज लेके गए थे और कुछ मिला ही नहीं। मायूस होकर के वापस आ रहे थे, तब तक उनको याद आया कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि उसके घर पे 10 दरवाजे हैं, यानी कि अवश्य निजामुद्दीन औलिया के पास पैसा होगा, अच्छा खासा पैसा होगा। इसीलिए निजामुद्दीन औलिया को जब रास्ते में थे कौन? गयासुद्दीन तुगलक, तो उसने एक दूत भेजा। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसको भेजा? निजामुद्दीन औलिया के लिए एक दूत भेजा। मतलब सेना जहाँ सब लोग साथ में चल रहे हैं, उससे आगे जा कर के तेज़ी से घोड़ा लेकर के एक सैनिक गया। वो दूत बन कर के गया और उसने निजामुद्दीन औलिया को कहा कि जनाब, गयासुद्दीन तुगलक आ रहा है, आप जितनी भी ज़मीन, जितना भी सोने, हीरे जवाहरात, पैसे लूटे हैं, वो उसका पूरा तकादा करेंगे आके और अपने हिस्से का ले लेंगे। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूज दिल्ली दुरस्त,
क्या कहा था? हुनूच दिल्ली दुरस्त, हुनूच नहीं, हनूच, हनूच, ये उर्दू में कहा था। हिंदी के अंदर उसने कहा था, किसको? दूत को कहा था कि जाके अपने हुजूर को यह कह दो कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। आज एक कहावत बन गई है, दिल्ली अभी दूर है। तो किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। निजामुद्दीन औलिया के नाम का दिल्ली के जस्ट निकट ही एक शहर है, हजरत निजामुद्दीन, वहीं का था निजामुद्दीन औलिया। तो जब गयासुद्दीन तुगलक सुने कि निजामुद्दीन औलिया कहा है कि दिल्ली अभी दूर है, गयासुद्दीन तुगलक का दिमाग और ख़राब हो गया। और जब ये दिल्ली पहुंचने वाले थे, जब आगरा पहुंचने वाले थे, उसके पहले आप समझ सकते हैं जब बनारस के आसपास थे, तब ये जौना खान को एक दूत भेज करके कहते हैं कि बेटा बड़े दूर से आ रहे हैं, ज़रा हमारे रहने खाने की व्यवस्था करो। तो जौना खान ने आगरा के निकट एक महल बनवाया, जो कि लकड़ी का महल था। वो सिर्फ एक दिन के आराम के लिए बनाया गया था, एक रात के लिए, आप समझ सकते हैं। और वो एक दिन में बन करके तैयार भी हो गया था। फैक्ट है उसका, एक दिन में तैयार हो गया था क्योंकि लकड़ी का था। आया गयासुद्दीन तुगलक, वहाँ पे आराम किया, जौना खान से बातचीत कर रहा था। फिर रात में जब सोने गया गयासुद्दीन तुगलक, जौना खान तो अपने महल में चला गया सोने, क्योंकि आगरा के पास था ये, और जौना खान गया वापस दिल्ली में। तो महल बनवा के जौना खान चला गया। फिर गयासुद्दीन तुगलक जब रात में सोया हुआ था उस लकड़े के महल में, तो अचानक से वह लकड़े का महल ही गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक दब करके मर गया। अच्छा बताइए, घोड़ा किसको कचा रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और घर के अंदर दब के कौन मर गया? गयासुद्दीन तुगलक। निजामुद्दीन औलिया का जो दिल्ली अभी दूर है वो दूर ही रह गया और दिक्कत हो गई। अब गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक बना राजा। कौन राजा बना? मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, 22 से 23 भाषा का अच्छा जानकार था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। जब ये राज्य शासन कर रहा था तब मंगोल का बहुत ज़्यादा आक्रमण हुआ। मंगोल तो मतलब काट डालते थे, खून चुसवा थे ये लोग। हालांकि इसको भी हम खून चुसवा कहते हैं, लिखे होंगे हाँ, खून चुसवा, रक्त पितासु मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। पर इससे खून चुसवा बड़ा था मंगोल लोग जहाँ पे आक्रमण करते थे वहाँ पे ऊपर चील घूमने लगते थे। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं तैमूर भी मंगोल वंश का था। चंगेज खान, सबका बाप, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते चंगेज खान का। चंगेज खान जहाँ मारता था वहाँ पे बीमारियाँ फैल जाती थी, बच्चे को कटवा देता था। चंगेज खान का एक नियम था, अगर आपका जो भाला है उसके अंदर जितने आदमी का मारे हो ना, उसका खोपड़ी निकाल करके अपने भाले के अंदर दबाओ, और उसके महल में जिस सैनिक के भाले के अंदर कम रहता था ना खोपड़ा, उसको काट के अपने भाले में लगा देता था। खोपड़ी का महल बनवाता था वो, पिरामिड ऑफ खोपड़ी। समझ में आ रहा है ना आपको कितना बेकार था चंगेज खान? चंगेज खान वैसे कोई मुसलमान नहीं था, वो बुद्धिस्ट धर्म मानता था। पर चंगेज खान ने कभी कलिंग जैसा आक्रमण नहीं किया। कलिंग आक्रमण याद है ना, अशोक का कलिंग आक्रमण, बच्चे को मरवा दिया था किसने? अशोक ने। अब जो चंगेज खान था उसका साम्राज्य अशोक का 3 गुना बड़ा था, 3 से 4 गुना बड़ा। तो चंगेज खान कभी उसका जितने उसके पास पैसे हैं और जितनी ज़मीन है उसका एक्यूरेट मेजरमेंट कभी नहीं कर पाया चंगेज खान। पर अशोक कलिंग में एक छोटी जगह थी, कलिंग में मारा तो सबको मार दिया, कोई एक व्यक्ति भी जिंदा नहीं बचा था वहाँ पे। पर जब चंगेज मारता था तो चंगेज के पास इतनी सारी जगह थी कि अगर वो किसी एक एरिया को साफ करने लगता तो उसके जो दूसरे एरिया थे वो बगावत करके चंगेज खान के साम्राज्य में से बाहर हो जाते। इसलिए वो सबको थोड़ा थोड़ा ही मारता था, मतलब अधमरा करता था क्या? ऐसा नहीं, जो मेन सैनिक राजा होते थे उन्हीं को मारता था। एक और फैक्ट है चंगेज खान का, कभी कभी वो लोग जब बहुत ज़्यादा क्रूरता में आ जाते थे तो जो प्रेग्नेंट वुमन होती थी उनको मारते थे, उनकी खोपड़ी अपने भाले में लगाते थे, और उसके अंदर जो बच्चा अभी पेट के अंदर है उसको खींच करके निकालते थे, उसकी संतरे जितनी खोपड़ी को भी अपने भाले में लगाते थे। बहुत खतरनाक है सब मंगोल आक्रमण, मंगोल वाले।
एकदम बेकार थे सब। मोहम्मद बिन तुगलक 27 जब ये शासन कर रहा था तब भारत के अंदर 27 राज्य थे। हालांकि वो उसी के अंदर आते थे। इसको हम रक्त पितासु या खून चूसवा शासक बोलते हैं। बेकार था मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सबको मरवा देता था। ये युद्ध करके अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था। शादी वादी करके विस्तार नहीं करता था, युद्ध विस्तार करता था। इल्तुतमिश भी युद्ध की सहायता से अपना साम्राज्य विस्तार करता था, पर अब ऐसा नहीं रह गया। पहले तो मतलब ऐसा होता था कि अगर आपको अपना साम्राज्य बढ़ाना है, या फिर अभी मॉडर्न टाइम में देखें, अगर आपको अपना देश बढ़ाना है तो लगभग सेकेंड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जिसको जिसको मारोगे वो आपकी ज़मीन हो जाएगी। पर अभी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक काटता तो था, अच्छा सबको काट देता था, पर इसके अंदर खराबी भी थी। और एक दो नहीं, बहुत सारी खराबी थी। देखिए 7 खराबी लिखे हैं हम। ये 7 खराबी हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट लगी है उसमें से लिखे हैं, और भी इसके अंदर खराबियाँ हैं। तो पहली बात, ये किसी की सलाह नहीं लेता था। जैसे रजिया सुल्तान थी, लड़कियों में तो पहली बात बहुत ज़्यादा अकड़ होती है। एक कोई कहावत थी कि आदमी तो झुक जाता है, मतलब मुझे पूरी अच्छे से याद नहीं, उसकी लास्ट लाइन अकड़ के ऊपर है, आदमी तो झुक जाता है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। इनकम्प्लीट है वो शायरी, पर फिर भी अकड़ मुर्दों की पहचान होती है। आपको मालूम है, जब कोई मृत शरीर होता है तो उसकी शरीर अकड़ जाती है, क्योंकि उसका जो ब्लड होता है ना वो जम जाता है। अब अगर ब्लड ऐसे घूमता रहेगा तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, उसको मुड़ाना आसान होगा। और जो हमारी हड्डियाँ भी होती हैं, उसके जो जोड़ होते हैं, वो जब तक हम जिंदा हैं तब तक ही वो अच्छे से मुड़ते हैं, मरने के बाद वो उतना अच्छे से नहीं मुड़ पाते हैं। अब दूसरा, इसने दोआब पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि किसी से सलाह नहीं लेता था, अपने मन में आया जो वही करता था। इसने क्या किया, दोआब पर टैक्स बढ़ा दिया। दोआब का मतलब होता है जहाँ पे कोई नदी है, उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ मिलते हैं, और वहाँ पे जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड होता है, जो उपजाऊ ज़मीन होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए वहाँ के जो शेतकरी तो मराठी शब्द है, जो फार्मर होते हैं वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और वो सोचा कि जब दोआब के ऊपर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं लोग, तो क्यों ना इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए। अब वो कमा रहे हैं तो टैक्स भरने में सक्षम है। पर उस समय इसने देखा नहीं कि जो दोआब था वहाँ पे अकाल चल रहा था। और कहाँ कहाँ का दोआब, यूपी और बिहार का दोआब, गंगा नदी है और गोदावरी नदी है, ये सब जो नदियाँ हैं, यमुना नदी है, उन सब के तट के ऊपर दोआब कहते थे। पर उन सब के तट के ऊपर ही उस समय क्या आ गया था, अकाल पड़ा हुआ था। क्या पड़ा था, अकाल, सूखा पड़ गया था, फेमाइन सिचुएशन थी। कहाँ पे, दोआब के एरिया में। तो इसको उल्टा टैक्स मिला नहीं, इसको जो फार्मर थे उन्होंने विरोध कर दिया। विरोध को दबाने के लिए इसने एक लोगों का ग्रुप बनाया जिसका नाम था दीवान ए कोही। एक कमेटी भी आप कह सकते हैं, दीवान ए कोही। जो भी कौन थे फार्मर थे उनको पैसे देती थी और उनसे अपना काम करवाती थी, मतलब उनकी फार्मिंग में हेल्प करती थी। कौन, दीवान ए कोही, ठीक है। तीसरी चीज़, इसने सांकेतिक मुद्रा शुरू कर दी। सांकेतिक मुद्रा को हम कहते हैं सिक्का। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ होता है कोई वस्तु है, कोई मुद्रा है आपकी, उसके ऊपर आपकी मोहर हो, आपकी सिग्नेचर हो, या फिर कोई भी सरकार से संबंधित या कोई राजा से संबंधित कोई भी चीज़ हो, उस सिक्के को हम कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाना शुरू किया, पर इस खचरे ने उस सांकेतिक मुद्रा के ऊपर बस जितनी राशि का वो सांकेतिक मुद्रा है उतना ही बनाया। पहले के टाइम पर सांकेतिक मुद्रा बनता था तो किसका बनता था, सोने का बनता था, चांदी का बनता था। तो जब उस सिक्के को आप किसी को देते हैं तो उस सिक्के के ऊपर कोई राशि नहीं लिखी होती थी, वो जो गोल्ड है उसका भाव कितना है उसके हिसाब से वो चलता था। पर इसने तांबे का सिक्का बना दिया। तांबे का सिक्का बनाने की वजह से तांबा काफ़ी आसानी से मिल जाता है, कम भाव का भी होता है। और इसने उसके ऊपर राशि लिख दी कितने रुपए का ये सांकेतिक मुद्रा है। तो जो वहाँ के लोहार लोग थे, भारत का लोहार बहुत बेकार होता है, हथियार बना देता है लोहार लोग। तो लोहार लोग 1-2 दिन के अंदर
इतना वो जो सिक्का था बनाए, इतना सिक्का बनाए कि कुछ दिनों बाद जो लोहार थे अचानक से अमीर होने लगे। पूरा बोरा बोरा सिक्का बना देते थे वो लोग। तो अभी कोई राजा है तो उसको अपना सिक्का तो अच्छे खासा बनाना चाहिए। अब भारत का 10 रुपये का सिक्का है, उसका अंदर का जो मेटल है अलग कलर का है, बाहर का अलग कलर का है। अभी 1 रुपये का सिक्का है, उसके ऊपर अभी ठेंगा बना देता है। पहले गेहूं का फोटो बनाता था और हर जगह अलग अलग दिखाता है, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ बनाया होता है, हक के रखा होता है उसके ऊपर। जो नोट होती है, नोट के ऊपर तो कहीं पे खाली जगह ही नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से खाली जगह मिलती है नोट के ऊपर। सब जगह कुछ ना कुछ लिखा है। इधर उधर की चीज़ें भी लिख देता है, कुछ भी नोट के ऊपर लिख देते हैं लोग, ताकि उसको रीबिल्ड करना, किसी का चोरी करना, चोरी नहीं, कोई उसका डुप्लीकेट ना बना दे। इसलिए जब किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का समय चल रहा था, तब मार्केट में 90% डुप्लीकेट सिक्का था और 10% असली जो सरकार का बनाया हुआ था वैसा सिक्का था। तो इसने बोला आज रात 8 बजे के बाद कोई भी पुराना वाला सिक्का इस्तेमाल नहीं करेगा, पुराना वाला सिक्का बैन होता है। और उसके लिए हम सिक्का परिवर्तन विभाग बनाए हैं, उस सिक्का को परिवर्तन किया जाएगा। और इस बैला ने क्या किया कि जो मुद्रा के ऊपर जो भी डिज़ाइन था, एक सिक्के के ऊपर बस एक डिज़ाइन लगता था, अब 4 डिज़ाइन रख दिया। तो लोहार लोग क्या किए, अपने फैमिली के एक आदमी को भेजे वहाँ सिक्का परिवर्तन कराने के। और जैसे ही परिवर्तित होकर के आया, जो इनके पास बाकी बचे हुए सिक्के थे उसको गर्म करके वापस खौला दिए, तो फिर वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। क्या, तांबा, उसका वापस सिक्का बना दिया परिवर्तित किया हुआ। तो इसको अपनी सांकेतिक मुद्रा हटानी पड़ी, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। नहीं तो आज हमको लोहार लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होते भारत के ऊपर, लोहार वंश। ठीक है। अब इसने राजधानी बोले कि दिल्ली नहीं रहेगी, हम एक नया शहर बसाएंगे, उसका नाम है दौलताबाद, वो है देवगिरी के निकट। देवगिरी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अब कोई आपको नया शहर बसाना है तो एक नए शहर को बसाने में कम से कम 45 से 50 साल लग जाते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको। और ये बोला कि हम अब चलेंगे डोली लेके, और जब दौलताबाद में पहुँचेंगे अपना महल बनाएंगे और रहना शुरू कर देंगे। इस खचरे को क्या पता था कि दिल्ली से दौलताबाद के एरिए में सतलुज नदी है, पर्वत है, और जाने में अब इसके पास तो हाथी रहता है। जो राजा होता है वह हाथी के ऊपर चौकी बांधा रहता है, उसके ऊपर गद्दा डाल देता है, उसके साथ रानी के साथ ऊपर ही रहता है, वो बातचीत करते हैं वो सब आराम से। पर नीचे सैनिकों का क्या। और अगर आप कोई शहर बसाने जा रहे हैं तो वहाँ पे आर्किटेक्चर लेके जाएंगे, लोहार लेके जाएंगे, ऐसे पॉटर जो होता है, पॉटर को हिंदी में क्या बोलते हैं याद नहीं है, तो वो सब चीज़ें लेके जाएंगे आप, मतलब लोगों को ले जाएंगे। कोई लोग मतलब ह्यूमन, लोग वस्तु थोड़ी होता है, ठीक है। ह्यूमन आर नॉट एन ऑब्जेक्ट, दे आर ह्यूमन, दे आर इंडिपेंडेंट, ओके। सो मोहम्मद बिन तुगलक made his capital as Daulatabad. It's near औरंगाबाद which is in महाराष्ट्र। तो जब दिल्ली से दौलताबाद लोग जा रहे थे तो कुछ लोग जाते जाते मर गए, आधे से ज़्यादा लोग मर गए। और जब ये दौलताबाद पहुंचा, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, तो देखा, मतलब उठ करके देखा पीछे वाले किधर गए। अपने सेनापति से बोला, हुजूर पीछे वाले लोग किधर गए। तो वो कह रहा है, जनाब पीछे वाले लोग तो मर गए, खाना तो इनके लिए लिए थे ना, उन सब के लिए थोड़ी खाना लेके जाएंगे, ये लोग बैल थोड़ी हैं, और उतना खाना कहाँ से आएगा। हैं कम से कम 15 दिन का तो रास्ता है, कम से कम वो पैदल चल के जाएंगे, 15-20 दिन का रास्ता हो जाएगा वो। तो जब ये दौलताबाद पहुंचा तो इसने अपनी आर्मी को बोला, वापस चलो, कोई जब बचा ही नहीं है यहाँ पर रहने के लिए, शहर बसाने के लिए, तो यहाँ पर रहकर करेंगे क्या, वापस चलो। जाने में वापस सैनिक मर गए। तो मतलब जब आया तो आधे मरे, जब गया तो वापस पूरे मर गए। अब सिर्फ राजा, रानी और सेनापति बचे हुए हैं, क्या करेंगे बोलो। उसके बाद इसने अब नई अपनी
सेना तैयार की। बोला जाने दो, अब ये सब तो मर गए, कुछ कर नहीं सकते, निकम्मे लोग थे, मर गए। अब हम अपनी नई सेना बनाएंगे। 3 लाख फौज सेना इकट्ठा किया। किसके लिए? खुरासान आक्रमण के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक में 3 लाख कौन सेना फॉर खुरासान बैटल। खुरासान इज इन टुडेस ईरान। सो जब अंतिम समय आया किसका? खुरासान आक्रमण का, तो ये बोला कि एक काम करते हैं, आक्रमण करने जाएंगे तो हमारे यहाँ से भी सेना मरेगी, उनकी भी सेना मरेगी, इससे अच्छा हम संधि कर लेते हैं। ये पहला 1 लाख सेना, 3 लाख सेना 1 साल के लिए सबका युद्ध अभ्यास कराया। 1 साल के अंदर 1 साल तक अपने महल में रखा, सबको ट्रेनिंग दिया। 1 साल तक किसी को 3 लाख में से एक को भी अपने घर पे नहीं जाने दिया। किसी के घर पे उसकी वाइफ चिल्ला रही है कि आओ बचवा का बर्थडे है, आओ सालगिरह है, बेचारे जा नहीं पा रहे थे। सेना के अंदर भी असंतोष की भावना आ रही थी। जब खुरासान आक्रमण का समय आया, मतलब समय तो इसके ऊपर था, जब इसका मन चाहे, किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का, जब इसको मन करे तब वो आक्रमण के लिए बोल देता। पर 1 साल का जब अंत होने आया तो इसने संधि कर लिया। ईरान के पास क्या है? खुरासान है। तो 3 लाख सेना पूरी बौखला गई। 3 लाख सेना ने एक प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को मार देते हैं। ठीक, अब मारने की बात चल रही और मोहम्मद बिन तुगलक को पता चल गया। बोला कि मार देते हैं दिक्कत हो जाएगी। तो बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, खुरासान आक्रमण नहीं हो पाया, आप एक काम करो, कराचील अभियान करो। कौन सा अभियान? कराचील अभियान। अब इस खचरे को, कोई बात नहीं, खुरासान के अंदर अगर इनकी संधि हो रही है तो कर लेता, कहीं दूसरी जगह भेज देता आक्रमण करने, म्यांमार भेज देता, नेपाल भेज देता। नहीं, नेपाल में तो मुग़ल लोग थे, मुग़ल के पास नहीं जाना, कटना होते थे सब मुग़ल, उन लोग के पास जाने का ही नहीं। पर आज मुग़ल कुछ नहीं बचे, तो क्या करना था इसको? मोहम्मद बिन तुगलक श्रीलंका ले चला जाता। ठीक है, श्रीलंका में मार देते, बांग्लादेश के अंदर चले जाते, उधर से इंडोनेशिया चले जाते, म्यांमार के रास्ते मारते मारते। पर इसने बोला कि हिमालय के आगे जाकर कराचील एक जगह है, वहाँ पे आप कराचील अभियान करो, उसके बाद हम जल्द से जल्द कोई ना कोई बड़ा आक्रमण करेंगे और इस बड़े आक्रमण के अंदर मेरे देशवासियों, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कराचील एकदम दुर्गम एरिया है, कुछ खाने पीने को कुछ नहीं है, हवा चलती नहीं है क्योंकि बारिश भी नहीं आ पाती है। जो हमारा हिमालय है वो ठंडी बारिश वाली हवा को आने से रोक देता है, इसलिए कराचील के अंदर बारिश कुछ नहीं होती है, सूखा एरिया है। इसकी सेना बिना खैले मर गई और ये स्वयं अपनी सेना को मरवा दिया। कराचील अपनी सेना को भेजने का मोहम्मद बिन तुगलक का मेन उद्देश्य यही था कि वो अपनी सेना को मरवा दे। जब उसकी सेना मर गई, उसका दूत आके करके कहा कि जनाब सेना मर चुकी है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को एक रिलीफ मिला। वाह, आखिरकार मरवा दिए, परेशान कर रहे थे सब, अगर मार दिया होता तो। और एक और चीज़, इसकी जो सेना थी वो अनुशासनहीन सेना थी। कैसी सेना थी? अनुशासनहीन सेना थी, अनडिसिप्लिन आर्मी थी। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। ये मोहम्मद बिन तुगलक का ज़्यादा कहना नहीं मानते थे, फिर भी कराचील चले गए, वो गनीमत थी। चलिए, इस वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो गई हो, कोई बात नहीं, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी जो कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है, इब्न बतूता, ये सब जो चीज़ें हैं इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक बाकी है अभी। तो अगली वीडियो कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।